बच्चों, पाठ 3 हिमालय की चोटियां। पहले इसे पढ़ें, बाद में मैं इनके प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीक होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज ये समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ये जो बोला है ना, गंगा, यमुना, सतलुज, ये नदियों के नाम है। इनका उछलना और कूदना, मतलब भाव को उछलना कूदना कहा गया है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, लगातार बहते ही जाना। जैसे इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब शोर, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ से भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, मधुर अत्यकाएं, सर्क सब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इसका नीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिन्नार, सफेदा कैल के जंगलों में, ये बोले ना, देवदार, चीड़, सरो, ये सब पेड़ों के नाम है। जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गड़क, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के रूप के लिए आकर्षण भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। लुभावना मतलब दिल को भाने वाला। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि वेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेंगे, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालेलकर ने
काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काला कालेलकर है ना, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके माथे जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, बहन का स्थान दिया नदियों को। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। नदी के किनारे जाकर, सतलज नदी है, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगा देखो बच्चों, जय हो सतलज सतलज बहन तुम्हारी, नीला अचरक बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप बाप हिमालय चिंतित, पर चुपचाप हिमालय प्राकृतिक नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये वो गुनगुनाने लगा। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। लेख से पहला, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। फिर से दोहराएंगे, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। उत्तर देंगे, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पुरानी है, अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखा है। उत्तर फिर से दोहराएंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन जो है उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई। दोबारा दोहराएंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसका उत्तर देंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नंद भी माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय को पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इसका रूप विशाल और विराट है। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में माना गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी ये इसकी महत्वता है। कहा जाता है कि ये ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघली हुई दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। दोबारा दोहराएंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर देंगे, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की, अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, चिन्नार, सफेदा से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। ये सब पेड़ों के नाम थे। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों की,
बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, चिन्नार, सफेदा से भरे जंगलों की प्रशंसा की। ये वाला आप अपने आप करें बच्चों। अगला पढ़ते हैं। ये लेख 1947 में लिखा गया था। तब ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव। फिर से दोहराएंगे। यह लेख जो लिखा गया है ना 1947 यानी कि 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए। उत्तर देंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप में प्रदूषण के कारण खो चुकी। क्या हो गया इसका फिर से उत्तर देंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी। अगला फोर्थ 4। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा गया, क्यों कहा है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा गया। इसको उत्तर देंगे। हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। फिर से उत्तर दोहराएंगे। कालिदास ने देवताओं का वास होने का कारण कालिदास ने हिमालय की देवात्मा कहा है। भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना में अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। फिर से दोहराएंगे। अपनी बात करते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाता है। उदाहरण के लिए क संभ्रांत महिला की भ्रांति वे प्रतीत होती थी। ख माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से में से 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन पर प्रयोगों पर कॉपी में लिखिए। इसका जो है पहले उत्तर देंगे। सचमुच दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। हाँ, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक हाकर जा रोक देते, स्टेशन वाला मान जाता। संध्या को भांति गुजर जाते थे। अगला प्रश्न। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप के सामने सामने थी, कुछ और रूप में सामने थी। पहले इसका आंसर दे देते हैं। का आंसर। नदियां संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेल लेती हैं।
अब तीसरा, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। स्टार्ट। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान करें। अब हम इसका मिलान करके आपको बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है, जैसे संभ्रात, चंचल विशेषण है ये सारे। समतल, घना, मूसलाधार, यहाँ पे विशेष्य है। वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, आंगन आदि। ठीक है, इसका आपको मिलान करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे मूसलाधार का तो वर्षा है, तो संभ्रात का है महिला, ये वाला महिला। ठीक है, और चंचल कौन है, नदियां। और समतल कौन है, समतल कौन है, जंगल। और घना, नहीं सॉरी, घना कौन है, जंगल। समतल कौन है, आंगन। फिर से एक बार देख लो, ये पहले का सम्राट का क्या है, महिला। ठीक है, और चंचल नदियां, समतल मैदान, आंगन, घना जंगल। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ अभ्यास। अगला, द्वंद समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समाज में और शब्द का लोप हो जाता है। द्वंद समाज में क्या होते हैं, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, इसमें और शब्द जो होता है ना वो लोप हो जाता है, दिखता नहीं है। जैसे राजा रानी, द्वंद समाज है, इसका अर्थ है राजा और रानी। या जैसे राजा में डैश दिया है, इसका क्या हो गया, राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद समाजों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर, छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप आदि। अगला, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। नदी को उल्टा लिखेंगे तो दीन होता है, इसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। इसको करते हैं। अब जैसे राम जो है, राम मरा भाववाचक संज्ञा है। राही, हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी, मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोबारा से दोहराएंगे इसका उत्तर। राम मरा भाववाचक संज्ञा है। राही, हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी, मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। छठा, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेतवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप भी लिखिए। इनके क्या करना है, अन्य रूप भी लिखने हैं। जैसे सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस, है ना ये सब। और तो अब हमने क्या लिखना है, इसका उत्तर देंगे। झेलम यहाँ लिखेंगे सतलुज, और यहाँ लिखेंगे शतदुम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सतलुज शतदुम हो गया। अब लिखेंगे झेलम, विस्तवा, रोपड़ रूपपुर, अजमेर अजमेरू, बनारस बनारसी, चिन्नाव विभाषा। इन्हीं में से छूट के लिखते हैं ना। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। ठीक है,
उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरण सोचिए और दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर देंगे यहाँ पे लिखेंगे ही के प्रयोगों वाले वाक्य और या नहीं के। यहाँ पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ही के प्रयोग वाले और यहाँ लिखेंगे नहीं के प्रयोग वाले। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया। आप बच्चों ध्यान से सुनिए, ही वाले में क्या लिखेंगे, वह शायद ही यह काम पूरा करे। नहीं वाले में कैसे लिखेंगे, कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता। ही वाले में लिखेंगे उन्होंने शायद ही जाना हो कि मैं अस्वस्थ हूं। और नहीं वाले में लिखेंगे आज मोदी जी को कौन नहीं जानता। ही वाले में लिखेंगे मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। नहीं वाले में लिखेंगे राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे लाइक करें एंड शेयर करें।